नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिक्षा की दिशा में राजस्थान में बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का करेंगे शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ अनुबंध करने वाला पहला देश बना भारत। पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण की दिशा में बड़ा कदम। हिंद महासागर में देश की उपस्थिति होगी और मजबूत। पुराने H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी 88 लाख रुपए की फीस। सिर्फ नए आवेदकों को करना होगा शुल्क का भुगतान। व्हाइट हाउस ने दिया स्पष्टीकरण। देश भर के 75 स्थानों पर नमो युवा रन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवा लेंगे हिस्सा। नशा मुक्त भारत का देंगे संदेश। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और अन्य आधुनिक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा। ये महाविद्यालय नेत्रहीन और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को दौरे पर दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस होगा। इस पर राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत और मोरक्को के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा है। मैं इस बढ़ते रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा के दौरान मैं अपने समकक्ष अब्देल लतीफ लोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को के बैराचिड में वेल्ड आर्म प्लेटफॉर्म 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन होगा। यह संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को भी दर्शाता है। मैं रबात में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करूंगा। भारत ने इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ISA के साथ 15 साल का समझौता किया है, जिसके तहत भारत को हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के लिए विशेष अधिकार मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीर साझा कर समझौते को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने PMS अन्वेषण के लिए ISA के साथ 2 अनुबंध किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ISA ने भारत को हिंद महासागर में कार्लसबर्ग रीज के आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज के विशेष अधिकार मिले हैं। PMS में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी मूल्यवान धातुएं होती हैं और ये समुद्री क्रस्ट से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से बने अवक्षेप होते हैं। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने हम लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विराट व्यक्तित्व की जिसमें दुनिया का हर देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया। वैश्विक स्तर पर उनके योगदान और तत्परता को देखते हुए ही विश्व के अनेक देशों ने PM मोदी को अपने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब एक विकासशील देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है और विश्व मंच पर इस असाधारण बदलाव के पीछे जो व्यक्तित्व है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दुनिया के बड़े बड़े शहरों से लेकर वैश्विक मंचों तक पीएम मोदी का हर कदम भारत के बढ़ते कद और रुतबे की गवाही देता है। उनकी हर एक मुलाकात, हर एक समझौता और हर एक दूरदर्शी पहल आधुनिक युग में नेतृत्व की एक नई परिभाषा गढ़ रही है। यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक आज तक के सबसे सम्मानित भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके नेतृत्व में भारत का कद कितना बड़ा है। आइए नजर डालते हैं पीएम मोदी को मिले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों पर। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी को कई अन्य संगठनों और प्रतिष्ठानों ने भी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, ये सम्मान सिर्फ उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज सुबह 7 बजे से देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ नमो युवा रन आयोजित कर रहा है। इस विशेष दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त भारत का संदेश देना है। इन रन में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मुंबई में इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में ये मैराथन दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित रग्बी स्टेडियम से शुरू होगी। कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और पद्मश्री सम्मानित एथलीट सुधा सिंह करेंगी। इस दौरान दिल्ली के सांसद, मंत्री और विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस दौड़ से न केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा पर्व के रूप में मनाने का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने का संदेश भी है।
अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा पर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा, H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वे सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए थे और इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। इससे पहले अमेरिकी H-1B वीजा पर किए गए बदलावों पर भारत ने कहा है कि इससे भारत के परिवारों के लिए मानवीय संकट जैसी स्थिति बन सकती है। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी प्रशासन इन व्यवधानों का समाधान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन के इस कदम के असर का अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय उद्योग जगत भी इसका अध्ययन कर रहा है और उसने प्रारंभिक विश्लेषण पेश कर स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों देशों की उद्योग जगत की साझेदारी नवाचार और सृजनशीलता पर आधारित है और वे इस पर बात कर आगे का रास्ता तय करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि कुशल पेशेवरों की आवाजाही ने भारत और अमेरिका दोनों की तकनीक, नवाचार, आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माता हालिया कदमों का आकलन आपसी लाभ और मजबूत जन से जन संबंधों को ध्यान में रखकर करेंगे। राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्तशक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस उच्च तीव्रता वाली फायर पावर एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल प्रदर्शित किया गया। भारतीय सेना ने बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में अपनी तत्परता दिखाते हुए सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन किया। अमोघ फ्यूरी का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसमें युद्धक टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की क्षमता वाले आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोन्स सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल रहीं। अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहुक्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है। और आत्मनिर्भर भारत का सफर अब बुलेट की रफ्तार से होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब केवल 2 वर्षों में देश में बुलेट ट्रेन का सपना सच हो जाएगा। 2027 से बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू होगा और इसकी विशेष बात यह है कि बुलेट ट्रेन में रिजर्वेशन कराने का झंझट भी नहीं होगा और इसका किराया भी कम होगा। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की बुलेट ट्रेन को मिडिल क्लास की सवारी माना जा रहा है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बुलेट की रफ्तार से होगा सफर। 2027 से बुलेट ट्रेन का पहला चरण होगा चालू। मिडिल क्लास की सवारी बनेगी बुलेट ट्रेन। टिकट की टेंशन नहीं, किराया भी होगा कम। देश में बुलेट ट्रेन के सपने ने एक बड़ी उड़ान भरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ठाणे के पास घनसौली और शिल्पफाटा के बीच 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू किया गया, जो एक बड़ी कामयाबी है। समुद्र के नीचे स्थित प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थोड़ा मुश्किल था, लेकिन विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग से ये सफलता हासिल की गई है। ये सुरंग बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन और शिल्पफाटा के बीच प्रस्तावित 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल का हिस्सा है, जिसमें 7 किलोमीटर हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से होकर गुजरता है। मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जाता है कि ये एक अहम, अगर देखा जाए, माइलस्टोन रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट में। आप जो सामने देख रहे हैं, दरअसल ये वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है जहां दोनों छोर से जो है ये टनल मिलता है
जिसका आज जो है ब्रेक थ्रू किया गया, एक ब्लास्ट यहाँ पर किया गया और इस टनल को जो क्लियर किया गया, ये टनल आगे बना जाएगा और उसके बाद मुंबई में पहुंचने के लिए तकरीबन 21 किलोमीटर अगर देखा जाए ये अंडरग्राउंड ट्रेन होगी, जिसमें 7-7.5 किलोमीटर जो होगा वो अंडर द सी लेवल भी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस ब्रेक थ्रू को महत्वपूर्ण सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा के समय को 2 घंटे 7 मिनट तक कर देगी। रास्ते में ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा और आणंद जैसे प्रमुख शहर हैं। इन सभी शहरों की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इससे पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा हम सब के लिए कंफर्टेबल 2 घंटे 7 मिनट की यात्रा हो जाएगी। रास्ते में बड़े बड़े शहर हैं, ठाणे, वापी, सूरत, बड़ौदा, आणंद, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो इन सारे के सारे शहरों की इकोनॉमी एक हो जाएगी और उसका एक बड़ा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। रेल मंत्री ने कहा कि शुरू में बुलेट ट्रेन हर आधे घंटे में चलेगी, लेकिन पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाने के बाद व्यस्त समय में हर 10 मिनट में सेवा उपलब्ध होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। रीजनेबल फेयर होगा, इसका बहुत ही रीजनेबल फेयर होगा। अभी मैंने सुबह गूगल मैप पे देखा था मुंबई से अहमदाबाद का कितना टाइम लगता है। आज का गूगल मैप दिखाता है 9 घंटे, तो उसके बजाय 2 घंटे में पहुंचोगे मुंबई से अहमदाबाद, तो बहुत बड़ा एक लाइफ में चेंज आएगा और जो इसका फेयर स्ट्रक्चर रहेगा वो मिडिल क्लास का फेयर स्ट्रक्चर रहेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 320 किलोमीटर के पुल या पुल का हिस्सा पूरा हो चुका है। पहला चरण सूरत से बिलीमोरा के बीच 2027 में चालू हो जाएगा। वहीं 2028 में ठाणे तक बुलेट ट्रेन का सफर शुरू होगा और उसके बाद 2029 तक ये प्रोजेक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पहुंच जाएगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद कांग्रेस के लोग बिहार में भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा अभी बेगूसराय में मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा कि एक तरफ गृह मंत्री थे, दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी भी अपनी अधिकार यात्रा लेकर के गए। कैसे देखते हैं दोनों यात्राओं को? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम तो पहले से ही बना था और ये रेगुलर आते हैं, कोई पहला बार तो आए नहीं है। चुनाव आता है तब एक्टिविटी बढ़ती है, ऐसी तो नहीं है। कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करना, कार्यकर्ताओं को आज SIR के माध्यम से कार्यकर्ता ने जो रिपोर्ट फीडबैक दिया है ये उत्साहवर्धक है कि घुसपैठिये का नाम कट रहा है। ज्यादातर लोग जो राजद कांग्रेस के लोग घुसपैठिया के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जनता देख रही है, जनता इसकी जवाब देगी, ये बात सब समझ रहा है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आता है बांग्लादेशी घुसपैठिये का मामला जो है बीजेपी उसको जोर शोर से उठाती है। बंगाल हो, झारखंड हो और अब बिहार की बारी। तो हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं, क्यों छाती पीट रहे हैं, परेशानी क्यों है? संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह के अफवाह और वातावरण क्यों बना रहे हैं? चुनाव आयोग तो सही काम कर रहा है, फिर दर्द आपको क्यों हो रहा है? राजद कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों की राजनीति से अपनी सत्ता बुत से जिन निकालने का खेल खेल रहे हैं। जो खेल बंद हो चुका है, जो जिन निकलता था वो बोतल में बंद हो रहा है, इसलिए उनके पेट में दर्द कर रहा है, परेशान है। राजद कांग्रेस के लोग पूरी तरह से भ्रम का वातावरण, अफवाह का वातावरण, चुनाव हार के भय से एक अपना हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की तैयारी कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजद कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है नहीं, लिहाजा वो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। और यहाँ बेगूसराय की सभा में गृह मंत्री ने साफ शब्दों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनको ललकारा और कहा कि सरकार बनी तो हम चुन चुन कर इनको बाहर करेंगे। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बेगूसराय से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बिहार में विकास की बयार है। राज्य की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाला बेगूसराय अब बड़े ब्रिज प्रोजेक्ट्स की वजह से सुर्खियों में है। मुंगेर बेगूसराय रेल सह सड़क पुल से लेकर 6 लेन गंगा ब्रिज तक यहां लगातार विकास की नई तस्वीर उभर रही है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार सड़क
और रेल कनेक्टिविटी के मामले में बेहद समृद्ध हुआ है। अगर इसकी वानगी आपको देखनी हो तो आप मुंगेर और बेगूसराय की यात्रा बखूबी कर सकते हैं। बिहार की औद्योगिक राजधानी कहलाने वाले बेगूसराय इन दिनों एक नई वजह से सुर्खियों में है। यहाँ एक साथ 3 बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है। मुंगेर बेगूसराय रेल सह सड़क पुल, मोकामा बेगूसराय 6 लेन गंगा ब्रिज और मोकामा बेगूसराय डबल लाइन रेल पुल, ये तीनों परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वहीं पहले से मौजूद राजेंद्र सेतु रेल सह सड़क पुल को जोड़ दे तो कुल 4 बड़े ब्रिज बेगूसराय को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिला रहे हैं। मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाले ये पुल न सिर्फ सफर आसान बना रहे हैं, बल्कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बेगूसराय से कमिश्नरी मुख्यालय मुंगेर जाने के लिए पहले लोगों को मोकामा, लखीसराय, सूरगढ़ा और जमालपुर होकर करीब 100 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब गंगा पर बने मुंगेर रेल सह सड़क पुल ने इस मुश्किल सफर को आसान कर दिया है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेतु, जिसे आमतौर पर मुंगेर पुल कहा जाता है, 3.6 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण पर 2363 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो बिहार सरकार और भारत सरकार के साझा प्रयास का नतीजा है। डबल इंजन सरकार की इस पहल से न सिर्फ उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घट गई है, बल्कि झारखंड में बाबा भोलेनाथ की नगरी जाने वाले मुसाफिर भी अब इस पुल से रेल और सड़क दोनों रास्तों का आरामदायक सफर कर पा रहे हैं। बेगूसराय और मुंगेर के बीच की दूरियां कम हो गई, कनेक्टिविटी का इतना विस्तार हो चुका है कि यहाँ से झारखंड भी की दूरी कम हो गई है और मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी पे बहुत बड़ा काम किया है। बिहार में अदर जगह भी, और यहाँ के लोग बहुत इससे लाभान्वित हैं। हम लोगों का कमिश्नरी मुंगेर है, तो कम से कम मुंगेर जाने आने के लिए और बेगूसराय जिला निवासी हो चाहे खगड़िया हो, इन सब लोगों को जो है आने जाने में काफी सुविधा हुई है। इसके अलावा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1870 करोड़ की लागत से बने 6 लेन गंगा ब्रिज का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। 1.86 किलोमीटर वाले इस ब्रिज के शुरू होने से घंटों जाम में फंसकर 5 घंटे में पटना की दूरी तय करने वाले आम लोगों को अब सिर्फ 2 घंटे में पटना तक पहुंचने में मदद मिल रही है। पहले से बहुत आसानी हो गया सर, जो पुराना पुल था उसमें बहुत जाम लगा रहता था। अब पटना बेगूसराय आने जाने में बहुत सुविधा हो गया है, हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। 1-1.5 घंटा तो जाम लग जाता था यहीं पर। पटना जाने में पहले 3 से 4 घंटा लगता था, अभी मुश्किल से 1.5-2 घंटा में हम लोग पटना से आ जा सकते हैं। बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे बिहार देश भर के अन्य राज्यों से अपने को कंप्लीट कर अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों का गवाह बनता यह 6 लेन ब्रिज न सिर्फ दिलों की दूरियों को कम कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से इलाके को समृद्ध भी कर रहा है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ सिमरिया से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भारत मंडपम में किया गया। इस अवसर पर 250 स्नातकोत्तर और डीएम छात्रों के साथ 100 एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच को उपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत चंद्रकांत सेठ ने की। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर विनोद कोटवाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार, डीन डॉक्टर आरती मारिया सहित फैकल्टी अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और छात्र छात्राओं सहित उनके अभिभावक उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत सेठ ने स्नातक हो रहे छात्रों, उनके माता पिता और संकाय सदस्यों को बधाई दी और छात्रों को स्वास्थ्य सेवा में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में उनके मार्गदर्शन और समर्पण की सराहना भी की। वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा ने अपने संबोधन में चिकित्सा क्षेत्र में उभरते डॉक्टर्स को सेवा भावना और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने इस खास मौके पर छात्रों से आग्रह किया कि मरीज और डॉक्टर का रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है। यही विश्वास एक डॉक्टर के लिए बड़ा इनाम होता है। Journey from knowledge to the practice is a pathway. It takes time. What happens that
technological advancement, innovative educational tools, they get you little bit shorter of this duration, but nothing like that it happens overnight. We all have to understand that from gaining the knowledge to the best and effective and excellent practice, it will take a duration of the time which we must stay patient and we must try to cope up with it. This is the first MBBS batch which are getting the degree. So it is a very memorable moment to all of you. This batch will always be remembered as the first MBBS batch in the history of RML Hospital. This convocation marks a momentous milestone for the students, the culmination of their hard work, dedication and perseverance today. So you are not only carrying just the degree, but also a profound responsibility on your shoulders to heal, to lead, to innovate and to serve the nation in whatever way you can. I wish to extend my heartfelt greetings to the parents and families of my students who are graduating today, and heartiest congratulations to all the graduating students and their teachers, guide and faculty. You all are a symbol of India's aspiration to reach for the world's highest standard. There is a constant endeavor to make the hospital patient-friendly. The Institute took steps to improve its policy, documentation. किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत सहकारिता मंत्रालय देश भर की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PSCs को बहुउद्देशीय संस्थाओं में तब्दील कर रहा है। इसके द्वारा किसानों को ऋण, बीज, गोदाम, मार्केटिंग जैसी कई सुविधाएं अब एक ही जगह मिल सकेंगी। पेश है ये रिपोर्ट। भारत में सहकारिता की परंपरा फिर से मजबूत हो रही है। अब गांव और स्थानीय स्तर पर बनी समितियां लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में भारत में 8.44 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जो ऋण, आवास, विपणन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित 30 क्षेत्रों में फैली हैं। ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और सामूहिक आर्थिक मजबूती की दिशा में ये आवश्यक साधन के तौर पर कार्य कर रही हैं। 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से इसने सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण करने और उनमें विविधता लाने के लिए 61 सुविचारित पहल शुरू की हैं। सबसे परिवर्तनकारी पहलों में 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी, 59,920 पैक्स को 22 जुलाई 2025 तक एकीकृत उद्यम संसाधन नियोजन यानी ERP प्लेटफॉर्म से जोड़ना और नए ओपन नियमों के तहत बहुउद्देशीय सहकारी मॉडलों की औपचारिक शुरुआत शामिल है। सरकार की रणनीति में बड़े पैमाने का विस्तार भी शामिल है। 22 जुलाई 2025 तक 23,173 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियां पंजीकृत हो चुकी हैं। इन पैक्स को एकल ERP आधारित डिजिटल आर्किटेक्चर के आधार पर अनाज भंडारण, उर्वरक और बीज वितरण, LPG और पेट्रोल पंप और जन औषधि केंद्रों को संभालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये डिजिटल बदलाव केवल वित्त तक ही सीमित नहीं है। 31 मार्च 2025 तक 667 सहकारी समितियां सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जेम पर खरीदार के रूप में पंजीकृत हो चुकी हैं। राष्ट्रीय बाजारों तक ग्रामीण कारीगरों की पहुंच बढ़ाने के लिए इन सहकारी समितियों को विक्रेता के रूप में भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL ने 8,863 पैक्स और सहकारी समितियों को शामिल किया है, जिनके माध्यम से 27 देशों को 5,239.5 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात किया गया है। भारत में सहकारी समितियां तेजी से स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम कर रही हैं, जो वित्तीय सेवाओं, शैक्षिक विकास, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। MDH की देगी मीरज, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी विकास से कोसों दूर रहने वाले गांव की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में पूरी तरह से बदल गई है। हर घर तक पहुंच रही है बिजली, सड़क, पानी, बन रहे हैं पक्के रास्ते। सरकारी योजनाएं अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीनी हकीकत बन चुकी है। कैसे बदल रही है गांव की सूरत, देखिए हमारी खास पेशकश मेरा गांव आज में। पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गांवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 गुना फंड अधिक आया है। उसकी वजह से विकास अधिक से अधिक गाँव में कराया है। हमने पंचायत भवन का निर्माण कराया है, CSC का निर्माण कराया है, और बाउंड्री का निर्माण कराया है, और CC का निर्माण कराया है 180 मीटर, और दूसरी 145 मीटर CC का निर्माण कराया है गाँव में, और 180 यानी 700 मीटर नाली का निर्माण कराया है U टाइप दोनों साइड। हर घर जल मिला है। पानी की टंकी से गांव वासियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अब पहले दिक्कत होती थी पानी की बहुत, और अब नल भी लगवा दिए हैं, और पानी की टंकी से लोग पानी भी भरते हैं, और 3 टाइम पानी आता है अच्छा खासा। फर्नीचर की व्यवस्था की है स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, स्मार्ट क्लास में मेरे यहाँ चल रही है। वृद्धा पेंशन में 60 वर्ष की उम्र हो, आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, जो उन सभी को पेंशन, वृद्धा पेंशन मिल रही है मेरे यहाँ। मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन 96 पेंशन है, सामान्य जाति में, पिछड़ी जाति में भी, और शुल्क कास्ट में भी। मोदी जी सही पैसा भेज रहे हैं किसान नदी से, टाइम से पेंशन मिल रही है, टाइम पे सब काम बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया चल रहा है। खेत को खात को काम सही बढ़िया टाइम पे लग रहा है।
वृद्धा पेंशन भी मिल रही है और किसान के बारे में 2000 रुपये भी मिल रहे हैं। गांव तक काली सड़क हुई है 2 किलोमीटर। गांव में RCC हुआ है। खरंजा, पूरे गांव में खरंजा हो रहा। ग्राम पंचायत में चयन हुआ ये CSC का। इसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे। शमशान में है काय 24,11,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें। उसमें हमने स्टोर भी है, बैठने के लिए भी है और दाह संस्कार होगा उसमें टीन सेट भी है और शौचालय भी है। पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारी पंचायत में जो है हमने उन्हें जो पिछले 5 साल में लगातार जो काम कर रहे हैं पंचायत के द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके द्वारा पंचायतों को बहुत मजबूत करने के लिए समय समय पे पंचायत की बहुत सारी योजनाएं दी जा रही हैं और जिनको हम धरातल पे पंचायत के लोगों को पहुंचा रहे हैं। 65 महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, जो अपना, कुछ महिलाएं तो अपना खुद का काम करती हैं, कुछ महिलाएं हैं जो ग्रुप में काम करती हैं। इसमें यहाँ पे महिलाएं हैं, कृषि का काम है, किसी का पशुपालन है। पशुपालन हमारे यहाँ ज़्यादा करती हैं महिलाएं। अति बुजुर्ग जो आज चलने फिरने से असमर्थ हैं और जो एक दूसरी जगह जाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कैंटीन। एक्टिव पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन बनाई गई, उसके लिए पूरे क्षेत्र के लिए भी लाभ है और इसी ये लगता है कि पूरा क्षेत्र इससे उन्नत हो। ये मोदी जी का प्रयत्न था कि सैनिकों को हम सब कुछ देंगे, तो उसमें इनका पहला कदम ये भी है। यूरिया खाद वगैरह इसमें सब्सिडी मिल जाती है हमें और हर चौथे महीने PM किसान निधि से 2000 रुपये अकाउंट में आ जाता है। मोदी सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ किया जा रहा है, किसानों के लिए हर चीज़ में सब्सिडी दी जा रही है। हमने स्वच्छता पे बहुत काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम प्रत्येक घर से कूड़ा उठाया जाता है और उसको सेग्रीगेट किया जाता है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक गांव की सफाई की जाती है और प्रत्येक घर में हम लोगों ने जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था करी है। और इसके साथ साथ हम लोग पंचायत में सुलभ शौचालयों का काम, स्ट्रीट लाइटों का काम और प्रत्येक गली में गली नंबर बोर्ड डलवाना और इसके साथ साथ पंचायत की हमने अपनी इनकम पे बहुत जोर दिया। ऑन सोर्सेज पंचायत की निजी आय हमारी जो है इस वर्ष 2024-25 की 30 लाख रुपए के लगभग हमारी पंचायत की अपनी इनकम है। तो मोदी जी ने हर घर पानी की सुविधा दी है। जब से पानी हर घर में पानी जा रहा है और पानी की कोई किल्लत नहीं है। हर घर में सबको सुविधा है पानी की। पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड, मतलब ऐसी काफ़ी सुविधाएं यहीं पे CSC के माध्यम से लोगों को मिलती रहती है। जैसे किसान पेंशन का है, किसान और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसान पेंशन है, तो हम यहीं से सब सुविधाएँ सबको देते रहते हैं। मैंने बिजली के बिल से बहुत दुखी हो गया था, इसलिए मैंने सोलर प्लांट लगाया है। प्लांट बहुत बढ़िया है। अभी तक मेरे एक सब्सिडी केंद्र सरकार की सब्सिडी आ चुकी है। बाकी मेरा 0% बिल आ रहा है, इससे मैं बहुत खुशी हूँ। इसके मोदी सरकार के कार्य में ऐसा प्लान लग रहा है, ये मैं सबको कहूँगा ये हर घर लगना चाहिए।
અમારા ગામમાં સરકારશ્રીને તમામ યોજનાઓનો લાભ દરેક ઘર સુધી પહોંચે છે, જેમાં આયુષ્માન કાર્ડ યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, આભા કાર્ડ 100% અમારા ગામમાં પૂર્ણ થયેલ છે, તેમજ અમારા ગામમાં ગૃહ ઉદ્યોગ ખૂબ સારી રીતે વિકસી રહ્યો છે. પૂરા ગામમાં બ્લોક, પેવિંગ બ્લોક, દરેક રસ્તાનું કામ સરકારશ્રીના યોજનાથી દરેક ગામમાં થયું છે. અમારા ગામમાં વિકાસના કામ ચાલી રહ્યા હોય તો એમાં અમે અલગ અલગ ટીમો બનાવેલી છે, ટીમ વર્ક સાથે કામ કરીએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ બધાને કામ સોંપવામાં આવે કે ભાઈ તમારે અમૃત સરોવર છે તો આ રીતે એની દેખરેખ આ છે, એની સાફ સફાઈ, એવું અમે ટીમ વર્કથી આખા ગામમાં કામ કરી રહ્યા છીએ. અમારા ગામમાં ડીપ પદ્ધતિ બહુ સારી છે, 100% થઈ રહી છે અને અમારે દરેક ગામમાં કિસાન ખાતામાં પૈસા ટાઈમો ટાઈમ આવી જાય છે. હણોલ ગામમાં 1 થી 8 ધોરણ લગી અમારા અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. એમાં અભ્યાસમાં સુસ્તીના પૈસા પણ મળે છે, છોકરાને લાભ મળે છે અને હણોલ ગામના મધ્યાહન ભોજનનો પણ લાભ મળે છે. અમારે કમિટી છે 10 થી 15 જણાની અને વૃક્ષરોપણ કર્યું છે, અમૃત સરોવરે કર્યું, શમશાને કર્યું, પછી કવચવન એક અમારે છે ત્યાં વૃક્ષરોપણ કરાવ્યું. એમ કરીને લગભગ ગામમાં 10 થી 11,000 વૃક્ષરોપણ થઈ ગયું છે. હણોલ ગામમાં ક્રિકેટનું સારું એવું IPL રમાઈ શકે તેવું ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ છે. તો તેમાં અને BCCI લેવલ 1 કરેલા કોચિસ અહીંયા કોચિંગ પૂરી પાડી રહ્યા છે. તો તેના માટે અહીંયા ખૂબ સારી એવી સુવિધા છે, ગ્રાઉન્ડ પણ ખૂબ સરસ છે અને હું આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું ધન્યવાદ કરું છું કે એમને રમતગમત ક્ષેત્રે આટલું સારું એવું માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે અને એમનો ફાળો રહ્યો છે. केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हमारे गांव में जितने भी कच्चे रास्ते थे उनको पक्का किया गया है, जिससे कि हमारी अधिकतर महिलाओं को इसमें रोजगार मिला है. उसके साथ साथ हमारी गांव की जो स्थिति है बहुत बेहतर हो गई है. नालियां बनाई गई है, शौचालय बनाए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी हमारे गाँव में काफ़ी काम हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को पक्के मकान मिले हैं. जल जीवन मिशन के तहत लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा किसान सम्मान निधि के द्वारा जो लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. हमें जो जल जीवन मिशन के तहत 2022 में नई पाइपलाइन बिछी थी, जिसमें 23 से पानी कंटिन्यू सुचारू रूप से आ रहा है. इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं. उज्ज्वल योजना का से हमारे को सिलेंडर मिला है. पहले हमारे पास गैस नहीं थी, अब हम उसी गैस को यूज़ करते हैं. इसके लिए हम केंद्र सरकार मोदी जी का धन्यवाद करते हैं. मुझे प्रधानमंत्री योजना के आवास मकान मिला है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. प्रधान सेक्रेटरी साहब सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ. सरकार द्वारा लगाई गई 2,000 की धनराशि किसानों के खाते में आती है, अच्छी बात है. इससे खाते खुदे की पूर्ति हो जाती है और केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे हर 3 महीने बाद 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आ रही है. मनरेगा में बहुत अच्छा कार्य मिल रहा है, वो भी घर के नज़दीक. और हमारे जितने भी हम औरतें हैं, हमारा खर्चा इससे बहुत अच्छे से चल रहा है. और इससे हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं.
रागी मिशन के तहत हमारे फसे पंचायत में एक यूनिट बैठाया गया है, जिसके चलते हमारे पंचायत के दीदी और बहन सब अपना रोजी रोजगार कर पा रहे हैं घर बैठे। साथ ही ग्रामीण मिशन योजना के तहत हमारे पंचायत में सड़क बनी है। साथ ही घर घर नल जल योजना का तहत हमारे हर घर में पानी पहुंचाने का प्रयास हुआ है। यहाँ मैं अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आया हूँ और यहाँ पर सारे सुविधा हमारे कर्मचारी सब यही काम दे दिए हैं। सरकार हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये रोड को बनवाए। पहले बहुत गड्ढा वगैरह था तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे अच्छे से, तो बन गया तो हम लोग अच्छे से जा सकते थे। इंटीरियर मिशन के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर खुला है, उससे बहुत कुछ सुविधा हो गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, वित्त समावेशन, बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य सुधार। अब यहाँ पर किसी भी तरह से राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट के जितने भी काम हैं, हम लोग जब लोग जाके जिला ऑफिस में जाके जो करते थे वो सारा काम यहीं से हो जा रहा है। मोदी जी के शुरू से इतना दिक्कत था पानी का हम लोग को, आजकल मोदी जी के देन से पानी का कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का बहुत धन्यवाद कि वो हमारे लिए सीएससी सेंटर चालू किए, जिसकी सेवा मैं अभी यूज कर रहा हूँ। और सीएससी सेवा के तहत मैं बहुत सारे जैसे फसल बीमा, डीजी पे और पैन कार्ड, रेलवे टिकट, फ्लाइट टिकट, सब चीज़ का सुविधा कस्टमर को उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ लड्डू बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, बिस्किट सब बनाते हैं, मिक्सचर सब बनाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं यही पैसा से। यहाँ पर रागी की यूनिट खोला गया है काम, और हम लोग सब छोटे पंचायत का काम करने के लिए आते हैं। जो रोजगार पहले हम लोग काम नहीं करते थे वो यहाँ मिल गया है। हम लोग का परिवार का खर्चा पानी सब इसी से चलता है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP ने दूसरे छात्र संगठनों का सुपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने X पर लिखा है कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि NSUI केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही ABVP ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, JNU दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच ABVP अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI अपनी जमीन खोती जा रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के रोहिणी जिले के बुद्धविहार थाने के पुलिस कर्मियों और 5 संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुद्धविहार एसएचओ करुणा सागर की टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 हथियारबंद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को गोली लगी, जिससे कुल 3 गिरफ्तार हुए। 2 अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार अपराधी गोगी गिरोह से जुड़े हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुक करते खेल की खबरों का। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 की जंग शुरू हो चुकी है। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। एशिया कप के मौजूदा सीजन में भारत का सफर शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी होगी। वे टीम के आक्रामक गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आएंगे। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले। और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। वही बात पाकिस्तान की करें तो इस टीम को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी थी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सुपर 4 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपनी पिछली गलतियों में सुधार करके मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। अयूब पिछले तीनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं अबरार अहमद स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। वहीं T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान 14 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 11 बार भारत को जीत मिली है। वहीं 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड के नजरिए से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। बहरहाल अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए फाइनल की राह आसान करने की होगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने पर टिकी होंगी। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीत करके सुपर 4 में प्रवेश किया है। वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पहले मात खा चुका है। ऐसे में जहां भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार होना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान इस बार अपनी हार को टालने की कोशिश करेगी। कैमरा कुमार दत्ता और एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दुबई। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।